हेलो फ्रेंड्स। सो नाउ लेट्स कम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ अक्टूबर मंथ जो आई है हमारी। उसके बाद मैं नवंबर स्टार्ट करूँगी। सबसे पहला इसमें टॉपिक है एथिक्स है। तो एथिक्स में एक ही टॉपिक है इसमें दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड सोशल मीडिया। तो आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में मेंशन है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं बाय राइटिंग, बाय स्पीच एंड बाय पिक्चर्स, बाय प्रिंटिंग समथिंग। तो ये सब चीज़ें हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में। बट उसके साथ साथ हमको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी दिए हैं कि 8 केसेस में आप जो है 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी दिए हैं, जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ठीक है, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट, इन सब में आप नहीं बोल सकते। तो ये सब जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी दिए हैं। बट क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन सोशल मीडिया में क्या वही चीज़ें अप्लाई हो सकती है, क्या वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो सकते हैं, क्या एथिक्स है हमारा उससे रिलेटेड, ठीक है। तो उसके बारे में देते हैं। तो अभी जो है, अभी मैंने बताया था आपको कल ही कि ये जो कल्चर वाले पार्ट में जब मैंने पढ़ाया था कि मारिया रिजा को जो है अभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है, नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। तो सोशल मीडिया पे जो भी फ्रीडम, मतलब सोशल मीडिया अभी क्या हुआ, कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें फेक न्यूज़ भी आ रही हैं धीरे धीरे बाहर। तो वही चीज़ है कि हम कैसे उसको रिएक्ट करें, मतलब जो फेक न्यूज़ है उसमें कैसे एथिक्स लाएं, कैसे बिलीव करें, कैसे उसको कंट्रोल करें। तो ये जो है इसलिए ये न्यूज़ में है। तो व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड हाउ इट मैनिफेस्ट ऑन द सोशल मीडिया, कैसे हम उसको सोशल मीडिया में देखते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है ये एक ब्रॉडली अंडरस्टूड टर्म है, जो कि एक बिलीफ है, जैसे कि हर पर्सन, मतलब हर पर्सन का एक नेचुरल राइट होता है कि वो अपने ओपिनियंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, वो फ्रीली दूसरों तक एक्सप्रेस कर पाए और अपने आप को भी एक्सप्रेस कर पाए, भले वो किसी भी मीडियम से हो, थ्रू अ सोशल मीडिया और थ्रू एनी विदाउट सोशल मीडिया। बट इट मस्ट बी फ्रीली एक्सप्रेसिबल विदाउट इंटरफेरेंस। मतलब कोई भी पर्सन जो है, अगर मेरा कोई व्यूज़ है, मेरा कोई ओपिनियन है किसी टॉपिक पे, तो मैं फ्रीली उसको एक्सप्रेस कर पाऊँ बिना किसी इंटरफेरेंस के। दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर मैंने बताया है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मेंशन है कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन उसमें दिया हुआ है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है, हम स्पीच, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चर्स किसी भी तरह हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और सेम ट्रांसलेट्स जो है वो पूरी तरह सोशल मीडिया में भी एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्री शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कंटेंट जो है सोशल मीडिया पे हम पोस्ट करते हैं, ट्वीट्स करते हैं, वो सब हम फ्रीली पोस्ट कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं और अपने एक्सप्रेशन को बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। फिर एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो एनकरेज करता है ओपिनियंस को, जो भी लाइक हम कौन से फीचर्स, कमेंट फीचर यूज़ करके, लाइक फीचर यूज़ करके, ये सब फीचर्स यूज़ करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिल्डिंग कनेक्शन एंड कन्वर्सेशन, ऑब्वियसली सोशल मीडिया जो है बहुत सारे ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जो भी हमारी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ आती हैं उनको हम क्रिटिसाइज या उनके प्रोज बता सकते हैं, उनके पॉजिटिव बता सकते हैं। तो ये सब जो है कनेक्शन और कन्वर्सेशन के लिए भी हेल्प करते हैं। सीकिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, ऑब्वियसली यूजर्स जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्फॉर्मेशन जो है थ्रू स्वीप ऐप जो है उसके थ्रू बताती है, जो कि सोशल मीडिया में लॉन्च हुआ है। फिर ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं, ग्रुप एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जैसे कि बहुत सारे विमेन के लिए हैशटैग ही फॉर शी बना है। तो बहुत सारी विमेंस जो हैं जिनके खिलाफ मतलब जो भी टॉलरेट कर रही हैं सारी चीज़ें, वो कंप्लेन कर सकती है। तो ग्रुप एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम सोशल फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है सोशल मीडिया में यूज़ कर सकते हैं। अब जो है इश्यूज क्या हैं जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अराइज हो रहे हैं। तो पहला है मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। क्या हो रहा है, अभी कोविड-19 जब से आया है और वैक्सीन से रिलेटेड बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन जो है हमारे सोशल मीडिया पे आ रही हैं। इंटरनेट ट्रोलिंग एंड इन्फ्लेमेटरी कंटेंट, जैसे कि बहुत सारे मैलिशियस ऑनलाइन बिहेवियर होते हैं। इंटरनेट ट्रोलिंग कैन बी अंडरस्टूड एज अ मैलिशियस ऑनलाइन बिहेवियर, जो में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वो ट्रोल करते हैं। तो ये जो है किसी भी सर्टेन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को एग्रेसिव बनाती है। डिफेमेटरी और हेटफुल कंटेंट, परसेप्शन दैट देयर इज नो कॉन्सिक्वेंस फॉर व्हाट यू से ऑन द सोशल मीडिया
बट हम लोग को लगता है कि हमको सोशल मीडिया पे हम कुछ भी बोल दें तो कोई भी कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है वो एनकरेज हो जाते हैं, मेक फॉल्स एंड हर्टफुल एंड हेटफुल कमेंट्स इन रिलेशन टू पीपल। फिर अनएथिकल यूज ऑफ पावरफुल एक्टर्स, ऑब्वियसली बहुत सारी कमर्शियल एंटिटीज हैं जो कि सोशल मीडिया पे अनएथिकल वेज से इन्वॉल्व है। severe expression of already prevalent societal fault lines, the issues like racism, casteism, communism, regionalism, ये सब तो इतना ज़्यादा एग्रेवेट होता है सोशल मीडिया पे कि लोग जो है जहाँ जो घर बैठे हैं वो लोग जो है ये सब एनकरेज करने के लिए, जैसे उनको वही कोई मुद्दा चाहिए होता है चीज़ों को एनकरेज करने का, तो इन चीज़ों से भी सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें भी बहुत फॉल्स एटीट्यूड देती हैं आपको। अब हाउ डू दीज इशूज अफेक्ट द सोसाइटी एंड द पीपल, अब ये इशूज कैसे अफेक्ट करते हैं किसी भी सोसाइटी या किसी भी पर्सन को, तो ऑब्वियसली एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट। अब मिसयूज़ करोगे आप सोशल मीडिया का और पुअर बिहेवियर होगा सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारे ट्रस्ट एलिमेंट्स, ट्रस्ट जो चीज़ें हैं आपके बीच या आपके कलीग्स के बीच, वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। डिस्करेजेस एम्पैथेटिक बिहेवियर, ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो तो लोग उसके प्रति एम्पथाइज नहीं होंगे, लोग उनके तरफ काइंड नहीं होंगे कि भाई हाँ इसकी गलती नहीं है, किसी और की भी गलती हो सकती है तो हम उनको सेव कर सके, ये बिहेवियर्स भी जाएगा, जो कि हमारा एथिक्स का सबसे पहला रूल है। क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर अकिन टू बुलिंग, पुअर एक्सपीरियंस जो है सोशल मीडिया पे इन टर्म्स ऑफ हर्टफुल कमेंट, अनवेलपिंग एटमॉस्फेयर, मेक सोशल मीडिया अनसेफ, बिकॉज बहुत सारे पीपल्स जो हैं डिप्रेशन से भी जाते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, अगर उनके लिए कमेंट्स अच्छे नहीं आ रहे हो तो। फिर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, सोशल एक्सेप्टेंस इज अ साइकोलॉजिकल नीड ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड, ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन ट्रोलिंग आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो बहुत सारी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती है। अब आते हैं व्हाट आर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू सोशल मीडिया। ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ, ये जो है सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है सिटीजन्स को देती है कि आप बिना किसी इंटरफेरेंस के कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है? सोवेरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेमेशन, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, डेसेंसी एंड मॉरलिटी, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस एंड पब्लिक ऑर्डर। तो दीज आर द 8 कैटेगरीज जिसमें आप जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, और ये सेम ग्राउंड जो है सोशल मीडिया के भी में एप्लीकेबल होते हैं। टू एनफोर्स दीज रिस्ट्रिक्शन फॉलोइंग टूल्स जो है हम यूज़ कर सकते हैं। पहला है सोर्स सेलेक्टिव सेंसरशिप, तो बहुत सारी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस हैं, ग्रुप्स हैं जो कि इंगेज होते हैं एक्टिविटीज़ में विच गो बियॉन्ड द परव्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि हम बैन कर सकते हैं फ्रॉम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। जैसे कि हमने पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स जो हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, अब हम उनको बैन कर दिए हैं, तो इसलिए वो जो है ज़्यादा यूज़ नहीं होती। फिर कंटेंट सेलेक्टिव सेंसरशिप, कंटेंट कैसे, जैसे कि हमारे सेंसिटिव कंटेंट है, सेंसिटिव नेचर के कंटेंट है जो हमारे पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनको भी हम रिमूव कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। फिर प्लेटफॉर्म कंट्रोल सेंसरशिप, प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये खुद अपने ये एज अ जो प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करते हैं, ये खुद भी बहुत सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन मोड से हटा सकते हैं। टेम्परेरी बैन इन सर्टेन सिचुएशन अगर बात करें, अ प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया ओवरऑल सोशल मीडिया इज सब्जेक्टेड टू टेम्परेरी बैन इन लाइट ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट, पब्लिक ऑर्डर एटसेट्रा। फॉर इंस्टेंस अगर बात करें 2015 में बांग्लादेश ने 6 सोशल मीडिया साइट्स जो है नेमली फेसबुक, व्हाट्सएप, लाइन, मैसेंजर, टैंगो, वाइबर जो है ये इनको सस्पेंड किया था, ब्लॉक किया था। फिर पिनलाइजेशन, ऑब्वियसली अगर डिफेमेटरी कंटेंट आ रहा है तो आप उसको पिनलाइज कर सकते हैं अंडर द आईटी एक्ट 2000, मतलब 2000 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अब लिमिटेशंस क्या है करंट फ्रेमवर्क की? आईटी एक्ट के अंदर पेनल्टीज वगैरह तो दी है, पर उसके अंदर लिमिटेशंस क्या है? तो सब्जेक्टिव अगर लिमिटेशन की अगर बात करें, आईटी एक्ट जो है लॉट ऑफ सब्जेक्टिव टर्म्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्रॉसली ऑफेंसिव, कॉजिंग अनॉयंस, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ये समझ में नहीं आती कि भाई आप किसको बोल रहे हो, कि इन टर्म्स जो है प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं है, तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम आती है। फिर इम्पोज्ड नॉट वॉलेंट्री रेगुलेटरी मेथड्स जो है, जो कि सोशल मीडिया को ऑपरेट में यूज़ होती हैं, वो इम्पोज्ड होती है अपॉन द यूजर्स, नॉट ऑन वॉलेंट्री इन नेचर। जुरिडिक्शंस इशू, मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज के हैं, जो कि एम्बिग्यूटी क्रिएट करती हैं नेशनल लॉज के लिए। फिर आते हैं लैक ऑफ क्लैरिटी
on expectation from users. There is no normative code of conduct for or role clarity on what users are supposed to do. Okay, so these are the some issues जो कि current framework में है. अब हम कैसे इसमें एथिक्स को इंक्लूड करके हम सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहला है, हमको यही बस ज़रूरी नहीं है कि हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को बैलेंस करें. हमको ये भी ज़रूरी है कि हम एक प्रिंसिपल्ड अप्रोच फॉलो करें, जो कि बहुत सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको वो खुद ही अपना बिहेवियर जाने, खुद ही इंक्लूड करें सारी चीज़ें. तो कैसे हम सोशल मीडिया को मोर एथिकल बना सकते हैं. तो सबसे पहले यूज़र्स जो भी यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया, तो यूज़र्स की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स हैं उनको वो फॉलो करें, सेफ इंटरेक्शन करें, हर लोगों से कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन हो, और टॉलरेंस मतलब बहुत सारे जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उनको इंक्लूड करें, जैसे कि टॉलरेंस हो गया, डिसेंसी मेंटेन करें, रिस्पॉन्सिबल हो जो भी वो कंटेंट शेयर कर रहे हैं. तो ये यूज़र्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई. फिर प्लेटफॉर्म की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लेटफॉर्म की भी ये ड्यूटी होती है कि वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करें आर्किटेक्चर जो है अपने प्लेटफॉर्म का डिसाइड करने के लिए, जैसे कि ट्रूथफुल हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया, रिस्पेक्टफुल एक्सप्रेशन हो गए, तो ये सब इंक्लूड करें. गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की अगर बात करें, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ भी जो है बहुत सारा वाइटल रोल प्ले करते हैं in ensuring that platform are abiding by these principles, at the same time providing them legal and institutional support. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है एथिकल वैल्यूज़ को इंक्लूड करें अपने इसमें. ये नहीं कि आप यूज़र्स हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ करें तो आप कुछ भी बक रहे हैं. मतलब जो भी आपको, एक तो पहली बात, किसी भी इंफॉर्मेशन को आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए. दूसरी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो आप उसके प्रोज जानिए कि इसके क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं, इसके क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं, देन आप उसके बाद बोल सकते हैं. बट आजकल का जो भी है, हम देख रहे हैं जितना सोशल मीडिया का यूज़ हो रहा है, तो ना तो बड़े सोच रहे हैं कुछ बोलने में, बड़े भी कुछ भी बोल देते हैं, एज ओल्ड जो पीपल्स हैं, और इवन द यूथ जनरेशन ऑल्सो. सो both can discuss their own views and then decide how to react on the social media. Don't react very aggressively because it affect the public order, and जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा एथिक्स है, वो कहीं ना कहीं दब रहा है और एम्पैथेटिक वैल्यू नहीं आ रही है. ओके, सो प्रिंसिपल्स फॉर कम्युनिकेशन ऑन सोशल मीडिया. तो क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए? तो सबसे पहले फेयरनेस होना चाहिए, दूसरा प्राइवेसी होना चाहिए, कर्टसी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, मॉडरेशन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे एथिक्स में बोली जाती है, दैट इज़ रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट दोज पीपल हु रिस्पेक्ट अदर्स. जब आप खुद किसी का रिस्पेक्ट करेंगे तभी आप रिस्पेक्ट पा पाएंगे. आप, ऐसा नहीं है कि आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ रिस्पेक्ट मिलती जाए और आप अपनी तरफ से कोई रिस्पेक्ट ना करें. ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में, ना कि सोशल मीडिया में. अगर मैं आपको बात करूं, आपको रियल लाइफ में जो आप लाइफ जी रहे हैं उसमें आपके लिए रिस्पेक्ट आप उन्हीं की करिए जो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हो. एक लेवल तक अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं भी हो रही है तो चलो ठीक है, यू कैन टॉलरेट दैट. बट अगर वो रिस्पेक्ट नहीं होने का कारण वो इतना बाहर जा रहा है कि आपकी रिस्पेक्ट लोग कर ही नहीं रहे हैं, देन यू शुड फॉरगेट, नॉट फॉरगिव हिम, एंड यू ऑल्सो डोंट इंटरैक्ट विद दैट पर्सन जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं. ओके, बी इट किसी भी कास्ट का हो, बी इट किसी भी रिलीजन का हो. सो आपको मैं यही बोलूँगी कि आप सब सारी चीज़ों को रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि सबका अपना अपना व्यू पॉइंट होता है. उनके व्यू पॉइंट को भी सुनिए, अपना व्यू पॉइंट भी बताइए, एंड देन स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू. Okay, so now let's come to the conclusion. तो freedom of speech and expression on social media, like other any traditional media, वो ऑर्गेनिकली ग्रो तो होगा ही तभी जब हम मोरल और एथिकल प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व करके हम उसको चीज़ को अच्छे से करेंगे, नॉट बाय लॉ. राइट्स ऑफ द पीपल आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लॉ बट बाय मोरल्स एंड पॉलिटिकल कंसाइंस ऑफ द पीपल. दिस इज द कोड बाय B.R. Ambedkar. वेरी इंपॉर्टेंट कोड. यू कैन ऐड इन एनी आंसर or in essay. Okay, so this is the conclusion. Now let's come to schemes for children, schemes in news. तो PM cares for children स्कीम, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अभी इशू किया है एक डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम. तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसने लॉन्च किया, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? ऑब्वियसली चिल्ड्रन को सपोर्ट करना हु हैव, जो अब
अपने पेरेंट्स को खो दिए हैं, लीगल गार्जियन को खो दिए हैं कोविड-19 के पैंडेमिक के टाइम पे, जो भी ख़त्म हो गए हैं उनके पेरेंट्स, उनके लिए है। इंश्योर करना कॉम्प्रिहेंसिव केयर और प्रोटेक्शन उन चिल्ड्रंस को, चाइल्ड वेलबींग थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड करना, और एम्पावर करना कि वो एजुकेशन जो है अपना स्किप ना करें, एजुकेशन प्रोवाइड करना, और जब तक वो 23 इयर्स के नहीं हो जाते। ओके, अब फीचर्स देख लेते हैं इसके क्या हैं। तो फीचर्स की अगर बात करें तो स्कीम्स जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी उन चिल्ड्रन को जो थ्रू कन्वर्जेंट अप्रोच के थ्रू ये प्रोवाइड करेगी सपोर्ट चिल्ड्रंस को, जिसमें गैप फंडिंग फॉर एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए मल्टी स्टेप्ड फ्रॉम द एज 18 ईयर्स एंड लमसम अमाउंट जो है ₹10 लाख देगी जब तक 23 ईयर्स एज नहीं हो जाती। एलिजिबिलिटी है वो चिल्ड्रन जो है जिन्होंने अपने पेरेंट्स को लूज कर दिया है ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, उन पेरेंट्स को वो चिल्ड्रन एलिजिबल है जिनके दोनों पेरेंट्स खत्म हो गए हो, जिनका सर्वाइविंग पेरेंट खत्म हो गया हो, लीगल गार्जियन, एडॉप्टिव पेरेंट और सिंगल एडॉप्टिव पेरेंट खत्म हो गए हो। चाइल्ड शुड नॉट, जिस चाइल्ड ने 18 ईयर्स नहीं कंप्लीट किया हो ऑन द एज ऑफ डेथ ऑफ पेरेंट्स, और टाइम पीरियड जो है ये टाइम पीरियड दिया हुआ है। स्कीम्स जो है ये कंटिन्यू करेगी टिल द ईयर जब तक एवरी जो भी आइडेंटिफाइड बेनिफिशरी हैं वो जब तक 23 इयर्स नहीं कंप्लीट कर लेते तब तक। नोडल एजेंसी सेंट्रल लेवल पे अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। स्टेट लेवल की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ स्टेट। और डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। Entitled under the scheme include support for boarding and lodging, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विद द असिस्टेंस ऑफ चीफ वेलफेयर कमेटी जो है वो सारे चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और रिहेबिलिटेट करेंगे चिल्ड्रंस को। चाइल्ड शुड बी प्लेस्ड इन फॉस्टर केयर और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में इफ़ द एक्सटेंडेड फैमिली और फॉस्टर फैमिली रिलेटिव्स किन ऑफ द चाइल्ड आर नॉट अवेलेबल, नॉट विलिंग एंड नॉट फाउंड बाय CWC। अगर CWC ने नहीं फाइंड किया कि उनके कोई भी फॉस्टर फैमिली या रिलेटिव्स हैं वो, तो उनको चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में डाला जाएगा 4 से 10 साल तक के लिए चिल्ड्रन के लिए। चिल्ड्रन अगर 10 साल से ज़्यादा एज के हैं तो उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय इन सब इंस्टीट्यूट में डाला जाएगा। फिर असिस्टेंस फॉर प्री स्कूल एंड स्कूल एजुकेशन, तो फॉर चिल्ड्रन अगर जो 6 साल से छोटे हैं उनको सपोर्ट दिया जाएगा और असिस्टेंस दिया जाएगा। कौन देगा? वो आंगनवाड़ी सर्विसेज प्रोवाइड कर, आंगनवाड़ी जो है उनमें जो वुमेन्स है वो प्रोवाइड करेंगी। जो चिल्ड्रन 10 साल से छोटे हैं उनको नियरेस्ट गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में डाला जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल जैसे कि समग्र शिक्षा अभियान के अंदर जो भी स्कूल्स हैं उनमें, और प्राइवेट स्कूल्स में ट्यूशन फीस जो है एग्जेम्प्टेड होगी अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 1 क्लॉज C ऑफ द RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। जो चिल्ड्रन 11 से 18 साल के हैं उनको किसी भी नियरेस्ट गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में डाला जाएगा। ठीक है। फिर असिस्टेंस हायर एजुकेशन के लिए क्या दिया है? तो असिस्टेंस जो है हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन ले सकते हैं फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज एंड हायर एजुकेशन इंडिया के लिए, और स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जो भी हमारे चिल्ड्रंस हैं उनके लिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट प्रोवाइड करेंगे थ्रू वेरियस स्कीम और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। फिर हेल्थ इंश्योरेंस एनरोलमेंट अंडर आयुष्मान भारत के अंदर दिया जाएगा जिसमें 5 लाख तक दिया गया है। फाइनेंशियल सपोर्ट लमसम अमाउंट जो है वो ट्रांसफर डायरेक्टली किया जाएगा पोस्ट ऑफिस अकाउंट में बेनिफिशियरी को। चिल्ड्रन जो है मंथली वो रिसीव करेंगे वंस दे अटेन 18 ईयर्स ऑफ एज बाय इन्वेस्टिंग कॉर्पस ऑफ 10 लाख और 10 लाख ऑन अटेनिंग 23 ईयर्स ऑफ एज। फंडिंग जो है स्कीम की, फंड जो है PM केयर्स का विल बी क्रेडिटेड इन द डेडिकेटेड अकाउंट विच विल बी मेंटेन एंड ऑपरेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो एक डेडिकेटेड अकाउंट में दिया जाएगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो ऑपरेट करेंगे। ओके, सो मतलब 10 लाख वो देंगे 28 ईयर्स तक। जब तक आप 23 ईयर्स अचीव नहीं कर लेते तब तक आपको 10 लाख एजुकेशन फाइनेंस और उन सब के लिए, बाकी सब आयुष्मान भारत के अंदर आपका हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। तो ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है। ओके, फिर आते हैं प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल पार्क स्कीम। तो PM मित्रा स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। ये जो है गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस की थी। यूनियन बजट जो 2021 का 22 का आया था उसमें उन्होंने वो किया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया कि 7 PM इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल पार्क्स जो है सेटअप करेंगे इंडिया में इन पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके। ठीक है, अबाउट द स्कीम की अगर बात करें, ये जो है इंस्पायर्ड है 5F विजन से जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमारे दिया था, विच इज़ फॉर्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। ठीक है, तो दिस इज़ द
फुल फॉर्म ऑफ 5F। ये क्या करेंगे, जो भी लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको रिड्यूस करेंगे और इम्प्रूव करेंगे हमारा कॉम्पिटिटिवनेस इंडियन टेक्सटाइल्स का अदर मार्केट्स में भी। ये जो है एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे विद प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज टू क्रिएट अ ग्लोबल चैंपियन इन एक्सपोर्ट सेक्टर। ओके, सो ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने लॉन्च किया। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंडिया को हेल्प करना कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 9 उसको अचीव कर पाए, और डेवलप करना एक इंटीग्रेटेड लार्ज स्केल एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एंटायर वैल्यू चेन में एप्लीकेबल हो। फिर की फीचर्स क्या है, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड पीएम मित्रा पार्क स्टेब्लिश करना। तो याद कर लीजिएगा, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों ही लॉन्च करेंगे। इसके अंदर प्रोविजन है कि वो प्रोविजन ऑफ डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट एट 30% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट विद अ मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ INR 500 करोड़ एंड INR 200 करोड़ पर पार्क फॉर ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड रिस्पेक्टिवली। मतलब इतना जो है पहले ग्रीन फील्ड के लिए कितना देंगे, 500 करोड़, और 200 करोड़ जो है ब्राउन फील्ड के लिए दिया जाएगा। कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट्स जो है उसमें प्रोविजन है कि 300 करोड़ जो पर पार्क दिया जाएगा इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय फॉर इंसेंटिवाइजिंग। ये इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको इंसेंटिवाइज करना, एंड इट इज ओनली अवेलेबल टू दोज उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए अवेलेबल होगा हु आर नॉट अवेलिंग टेक्सटाइल PLI स्कीम बेनिफिट। याद रखिएगा, उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को दिया जाएगा ये जो फंड है, जो कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के अंदर बेनिफिशियरी में नहीं आते हैं। ओके, फिर ऑपरेशनल मॉडल की अगर बात करें तो पार्क्स जो है वो डेवलप किया जाएगा थ्रू प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बेसिस पे, बेस्ड ऑन मास्टर डेवलपर मॉडल एंड ऑन डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट ट्रांसफर फॉर्मेट। तो MD मॉडल एक मॉडल है जहां पे प्राइवेट सेक्टर एंटिटी जो है वो फर्स्ट प्लानिंग और कंसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है all the way through to the implementation of major project. Other models such as government SPV led model और hybrid model जो है वो भी consider किए जाएंगे on an exceptional situation पे with the approval of government. Selection of location अगर बात करें तो state government जो है having ready available of contiguous and dispute free land parcel of 100+ acres will be eligible for application under a scheme. Project management agency की बात करें तो project management agency भी select करी जाएगी by fair and transparent selection process के through. Okay, so this is the end of schemes part. नाउ लेट्स कम टू द प्लेसेस इन न्यूज़। तो सबसे पहले उत्तराखंड की अगर बात करें तो इंडियन नेवी माउंटेनर्स टीम जो है अभी उन्होंने ड्यूरिंग माउंटेन त्रिशूल क्लाइंबिंग के टाइम पे एक बहुत ज़्यादा एवलैंक हुआ विच इज़ लैंडस्लाइड का एक ही पार्ट होता है, उस तरह से बहुत ज़्यादा वो लोग डैमेज हुए। हैवी रेन्स चेंज्ड कोर्स इन 4 रिवर्स कोशी, गौला, नंदौर और दबका। फिर छत्तीसगढ़ में बताएं तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अभी अप्रूव किया है प्रपोजल टू डिक्लेयर अ कंबाइंड एरियाज ऑफ गुरु घसीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ टाइगर रिजर्व। मतलब दोनों को उन्होंने बोला है कि टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करेंगे। फिर केरला में बात करें तो इदियाउर चिली और कुत्तीतूर मैंगो को अभी GI टैग मिला है, और पराम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन जो है उसको अभी अर्थ गार्जियन अवार्ड मिला है। ठीक है, तो किसको अर्थ गार्जियन अवार्ड मिला है, पराम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन जो कि केरला में है। ओके, फिर यहाँ आते हैं आसाम में अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी पूछा है गवर्नमेंट से कि वो सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन अभी हटाइए, मतलब रिमूव करिए काजीरंगा नेशनल पार्क के पास में। फिर अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि वो 10 एकर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक लैंड जो है अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में उसको एक्वायर करेंगे। इंडियन चाइना सोल्जर्स जो थे केम टू माइनर फेस ऑफ सिचुएशन इन तवांग में अभी आए हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कैरिड आउट ब्रेक थ्रू ब्लास्ट फॉर मेन ट्यूब ऑफ सेला टनल। फिर लद्दाख की बात करें तो टॉक बिटवीन इंडिया एंड चाइना अभी लद्दाख में अभी खत्म हुआ है। हिमाचल प्रदेश में अ टीम ऑफ ट्रैकर्स वेंट मिसिंग इन लमखगा पास। लमखगा पास कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को कनेक्ट करता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। लमखगा पास कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को वो करता है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू प्लेसेस इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहले अज़रबैजान में आते हैं। अज़रबैजान यहाँ पे है। ठीक है, तो ईरान अभी लार्ज मिलिट्री ड्रिल ईरान ने अभी एक लार्ज मिलिट्री ड्रिल किया है, कहाँ पे, अज़रबैजान बॉर्डर्स में किया है। फिर आते हैं वेटिकन सिटी। पीएम अभी विजिट किए थे वेटिकन सिटी, जो कि फ्रांस में है, पोप फ्रांस में है। फिर सूडान में आते हैं। सूडान आर्मी ने अनाउंस किया है एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द कंट्री में। पाकिस्तान 5.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, जो कि क्वेटा डिस्ट्रिक्ट जो है बलूचिस्तान का, उसमें हिट किया है। तंजानिया की बात करें तो माउंट किलिमंजारो जो है डी ग्लेशिएटेड बाई
2040। तो माउंट किलिमंजारो जो है एक कोल्ड माउंटेन है, मतलब पूरी तरह उससे कवर्ड है स्नो से, तो उसको यही बोल रहे हैं कि पूरी तरह उसका जो है क्लाइमेट चेंज के कारण जो भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो 2040 तक वो पूरी तरह वहाँ से ग्लेशियर हट जाएगा। लेबनान की बात करें तो ड्यू टू सेक्रेटेरियन अनरेस्ट बिटवीन सिटीज एंड क्रिश्चियन, लेबनान जो है अभी सिविल वॉर में चल रहा है। केन्या, माउंट केन्या जो है मसीफ विल बी डी ग्लेशिएटेड बाई 2050। तो वही है, माउंट केन्या जो है पूरी तरह आइस फ्री हो जाएगा 2040 तक। उज़्बेकिस्तान की अगर बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इंडिया के, अभी उन्होंने डेलीगेशन लाया है कि उज़्बेकिस्तान प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है एज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बनेंगे। युगांडा की बात करें तो रेंजोरी माउंटेन्स जो है वो भी डी ग्लेशिएटेड हो जाएगा 2040 तक। अंटार्कटिका की बात करें तो नासा ने अभी स्टडी किया है कि अंटार्कटिका का जो भी लार्सन सी आइस शेल्फ ब्रेक है 2017 में, उसके कॉजेस क्या क्या है। यूथोपिया की बात करें तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एयर अटैक टू टारगेट रिवेल फैसिलिटीज़। जापान में वॉल्केनो माउंट जो है अभी वॉल्केनो माउंट एसो जो है एरप्ट हुआ है। सुगारू स्ट्रेट जो है, सुगारू स्ट्रेट वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट कहाँ पे है, चाइनीज एंड रशियन वेजल्स जॉइंटली सेल थ्रू अ सुगारू स्ट्रेट टू टेक पार्ट इन फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स इन वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में है हमारा सुगारू स्ट्रेट। तजाकिस्तान की बात करें तो तजाकिस्तान ने अभी चाइना को अलाउ किया है कि वो पुलिस बेस बना सकते हैं नियर अफगानिस्तान बॉर्डर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे है, देखिए दिस इज़ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिस इज पर्शियन गल्फ और उनके गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। तो एमिड राइजिंग टेंशन विथ ईरान, यूएस एयर फोर्सेस बॉम्बर फ्लू ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश हैज़ प्लान कि वो 81,000 जो रोहिंग्याज हैं उनको भाषण चार आइलैंड में शिफ्ट करेंगे। तो भाषण चार आइलैंड कहाँ पे है, बांग्लादेश में है। तो दिस इज़ द न्यूज़ जो कि वर्ल्ड की न्यूज़ है उसमें। नाउ लेट्स कम टू पर्सनालिटी इन न्यूज़। तो पर्सनालिटी इन न्यूज़ में मैं आपको थोड़ा ऐसे ही बताती हूँ। तो महर्षि वाल्मीकि ये जो है आदि कावी नाम से भी जाने जाते थे। एवरी ईयर फुल मून डे जो होता है अश्विन मंथ इज सेलिब्रेटेड, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ये कंसीडर्ड ही इज ये जो है संस्कृत लिटरेचर के पहले पोएट कंसीडर्ड है। एथिकल वैल्यूज़ जो ये बताते हैं वो विजडम एंड कंसाइंसियसनेस, ही वाज कंसीडर्ड एट ओशियन ऑफ हिंदुइज्म नॉलेज। ओके, फिर आते हैं क्वीन हियो होंग ओके। ये जो है कोरियन क्वीन है हु इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन बॉर्न प्रिंसेस सूरी रत्न ऑफ अयोध्या। ठीक है, ही ओन कोहिनूर डायमंड, उन्होंने कोहिनूर डायमंड ओन किया था। तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा, नॉट सो इंपॉर्टेंट। फिर आर्यभट्ट ऑब्वियसली आपको पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमर जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था एज अ सिंबल, और पाई का इन्वेंशन किया था। ठीक है, इनके नाम पे ही पहली सेटेलाइट थी हमारी। फिर आते हैं आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जो है ये भी मैंने पढ़ाया था कि आदित्य फिलॉसफी के ये जब हमने 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी पढ़ाई थी उसमें आदित्य फिलॉसफी के जो है यही आदित्य फिलॉसफी इन्होंने बनाई है। इनको जगत गुरु नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन कालादी केरला में बॉर्न हुए हैं। बहुत सारे इन्होंने कमेंट्रीज लिखी है, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, भगवद गीता। आदि शंकराचार्य ऑल्सो ऑथोराइज द विवेक मानी स्पेलिंग आउट क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड अ स्टूडेंट ऑफ वेदांता, और ही सेटअप अ ज्योतिरा मठ इन चमोली एंड द्वारिका पीठ इन द्वारिका, गोवर्धन मुत इन पुरी एंड श्रृंगेरी शरद पीठ इन श्रृंगेरी कर्नाटका में उन्होंने सेटअप किया है। तो इनकी जो एथिकल वैल्यूज़ है, रिस्पेक्ट ऑफ फॉर लर्निंग एंड फेथ इन वन सेल्फ। फिर आते हैं कित्तूर रानी चेन्नम्मा, ये कर्नाटका की हैं जिनका बर्थ एनिवर्सरी अभी सेलिब्रेट किया गया है 23 अक्टूबर 2021 को। कित्तूर चेन्नम्मा क्वीन है एक कित्तूर की। ये एक पहली इंडियन रूलर्स हैं जिन्होंने आर्म रिवेलियन किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ठीक है, किसके लिए किया था, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है इम्प्लीमेंट कर रहे थे इसके लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मुझे फिलॉसफी बताएंगे किसकी फिलॉसफी है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें लिखा हुआ है बट हाँ मैंने पूछ लिया। तो रानी जो है डिफीट हुई थी एंड शी वॉज टेकन प्रिजनर एंड केप्ट इन फोर्ट ऑफ बायहोंगल फॉर लाइफ। तो इनका करेज और रेजिलियंस जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सर सैयद अहमद खान, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ा होगा, मुस्लिम्स के पहले लीडर हैं जिन्होंने मुस्लिम्स में वेस्टर्न रिफॉर्म करने की बात की थी। उन्होंने एजुकेशन यूज़ किया था, पर्दा सिस्टम को अपोज किया था। इन्होंने इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन, जहाँ पे उन्होंने मुस्लिम्स एज वेल एज हिंदू मेंबर्स को इंक्लूड किया था, जो कि कांग्रेस को
अपोज कर रहे थे, ठीक है। और रैशनलिज्म एंड एनलाइटमेंट जो है इनका वो है एथिकल वैल्यू। फिर श्याम जी कृष्ण वर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक फ्रीडम फाइटर, लॉयर और जर्नलिस्ट है। इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी फाउंड की थी लंदन में 1905 में। इंडियन हाउस इन्होंने लंदन में फाउंड किया था। इंडियन सोशोलॉजिस्ट इनका न्यूज़पेपर है जो मंथली जर्नल आया था। लेटर इन्होंने अपना बेस जो है शिफ्ट कर लिया था इंग्लैंड से पेरिस, और ये जो है वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत हेल्प किए थे। ही मूव टू जेनेवा एंड स्पेंट द रेस्ट ऑफ लाइफ इन देयर। और पेट्रियोटिज्म एंड सेल्फलेसनेस जो है इनका एथिकल वैल्यूज है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ आई थिंक अक्टूबर मंथ करंट अफेयर। नो, कुछ और भी बचा है, लेट्स एंड दिस ऑल्सो। फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण, तो जेपी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, आपको पता होगा। इन्होंने सेटअप किया था आज़ाद दास्ता इन तेरई रीजन ऑफ नेपाल टू रेसिस्ट ब्रिटिश रूल। ये इन्फ्लुएंस है मार्क्सिज्म से, और बहुत सारे सोशलिस्ट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किए थे, भूदान मूवमेंट को सपोर्ट किया था। टोटल रिवॉल्यूशन जो है एक टर्म इन्होंने लाया था। इन्हों को भारत रत्न अवार्ड भी मिला था पोस्टमसली, और इन्होंने ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन जो है इन्हीं की बुक है, इज ऑथराइज बाय बिमल प्रसाद एंड सुजाता प्रसाद। इंटेग्रिटी एंड सिंप्लिसिटी इनका वैल्यू है। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर वन ऑफ द मोस्ट फोरमोस्ट एस्ट्रोफिजिशियन है। इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट इंट्रोड्यूस किया था। अकॉर्डिंग टू चंद्रशेखर लिमिट अगर बात करें तो वाइट ड्रॉप स्टार होता है जिसका मास 1.44 टाइम्स अबव होता है सन से, वो एक्सप्लोड होता है एक न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल की तरफ कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है, कॉप्सी मेडल भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला है। तो इनका जो वैल्यू है वो है पॉइनर एंड क्यूरोसिटी। ओके, फिर आर के लक्ष्मण, तो पीएम ऑन अक्टूबर 24 अगर बात करें तो उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है आर के लक्ष्मण को 100 बर्थ एनिवर्सरी पे। लक्ष्मण जो थे वाज नोन फॉर हिज कार्टून क्रिएशन के लिए वो जाने जाते थे, जो कि कॉमन मैन उन्होंने क्रिएट किया था, ठीक है। और इनको बुक जो लिखी थी इन्होंने डिस्टॉर्टेड मिरर, पब्लिश्ड इन 2003, और इनको पद्म भूषण और रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है, नोबेल प्राइज भी मिला है। एम्पैथी और विट जो है इनका वो है। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए थे, वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको सभी लोग जानते हैं, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था और द पीपल्स प्रेसिडेंट बोला जाता था। ये हमारे 11th प्रेसिडेंट थे इंडिया के। प्रेसिडेंट लेड बाय हिम डेवलपमेंट ऑफ, इन्होंने इंडिया का पहला सैटेलाइट इंडिजिनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है रोहिणी सीरीज उन्होंने लॉन्च हुआ था। इंडिजिनियस गाइडेड मिसाइल जो है डीआरडीओ ने लॉन्च किया था। 1908 में पोखरण 2 टेस्ट हुआ था। और एपिलिएशन अगर बात करें तो पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न तीनों इनको मिला है। और इनका जो एथिकल वैल्यूज़ है वो विजन और सिंप्लिसिटी है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ अक्टूबर मंथ करंट अफेयर्स। नाउ आई विल स्टार्ट विद नवंबर मंथ। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।